अगला दिया है खनिज संसाधन। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास या फिर हमारे दैनिक उपयोग की जो अधिकांश वस्तुएं हैं जिसमें खनिजों से बनी हुई हैं। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जैसे हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं जो खनिज से ही बने हैं। लेकिन जैसे अधिकांश धातुएं जो चीज हैं खनिज अयस्क से बनी होती हैं, जिसमें सोना आ जाता है, चांदी है, माणिक है आदि से बने जो आभूषण भी खनिजों से ही बने होते हैं। तो हम ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन जिसका उपयोग हम करते हैं। और ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम के परिष्करण से बने हुए। तो इसका अर्थ ये है अगर दूसरे प्रकार के ईंधन में जैसे कोयला और गैस भी खनिज रूप हैं, लेकिन अंततः कह सकते हैं कि जैसे भूगोल की दृष्टि से अगर जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से जो खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज क्या है, संपदा भूगर्भीय प्रक्रिया से क्या होती है, निर्मित होती है और पृथ्वी के अंदर ही वह पाया जाता है। पृथ्वी पर इतनी मात्रा में इतनी मात्रा सीमित है कि इसका नवीनीकरण नहीं हो सकता और हर प्रकार से खनिज कभी ना कभी समाप्त हो सकता है। अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ी को भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस तरीके से हमें खनिज संसाधन का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि एक प्रश्न है, खनिज संसाधन किसके हैं, तो जिसमें आइए एक देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक गांव है और गांव के जो नीचे गहरे में चूना पत्थर का भंडार मिल रहा है और चूना पत्थर का भंडार है तो वह किसका होगा, यह एक प्रश्न है जिसमें आप ले सकते हो जमीन के जो मालिक हैं या फिर पूरे गांव वालों का या पूरे राज्य या देश का। लेकिन अलग अलग देशों में क्या होते हैं, इसके संबंध में कानून बनाए हुए हैं। तो जिसमें क्या आता है, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा और जर्मनी जैसे देशों में वह होता है केंद्र सरकार का होगा। तो भारत में इस संबंध में क्या माना जा सकता है, तो जमीन की जो गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा और उसका उपयोग संबंधित नियम जो है केंद्र सरकार बनाती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि भारतीय कानून की जो कई लघु खनिज भी हैं जिसका उपयोग संबंधित नियम कानून जो राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार की अनुमति से प्राप्त करके क्या करता है, इन खनिजों का उपयोग कर रहा है जिससे वह इनका उपयोग सही रूप से, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि खनिज जो है सार्वजनिक संपत्ति ना होकर वह सभी भारतीयों के लिए संपत्ति समझा जा सकता है और जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना चाहिए। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकार का इनका उपयोग भी संचालन करें जिससे मिलने वाली आय है वह सार्वजनिक हित के लिए करना चाहिए। अगला आता है खनिज प्रक्रिया क्या है, जैसे किन किन जगहों पर किस तरह का खनिज मिल रहा है और कितना जमा हुआ है, या फिर भूभाग वैज्ञानिक द्वारा क्या हो सकता है, उस देश या राज्य का विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का भी काम करते हैं जिसमें केंद्रीय व भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग कर रिपोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सरकार ऐसे खनिज को निक्षेपित या भूमियों की नीलामी भी करती है। तो नीलामी की जो प्रक्रिया है वह कई कंपनी हिस्सा लेती हैं जिससे वह प्रक्रिया जो है और इसके अनुसार से वह भूमि संबंधित खनिज उत्खनन का अधिकार हो सके। जैसा कि
कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके उपयोग हैं, जिसके बारे में आइए देखते हैं। जिसमें क्या दिया है, विश्व की लगभग 3000 से अधिक भी खनिज पाए जा चुके हैं। लेकिन ये सभी खनिज क्या हो गए, हमारी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है, क्योंकि भारत में खान या खनिज विकास जो विनिमय है वह एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 भागों में या 4 वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है परमाणु खनिज, जो यूरेनियम और थोरियम में है। दूसरा है ऊर्जा खनिज, जिसमें कोयला, खनिज तेल या प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया। तीसरा है धात्विक खनिज, जिसमें लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि को शामिल किया गया है। और चौथा और लास्ट आ जाता है गौण या अधात्विक खनिज, जिसमें भवन निर्माण कार्य आने वाले खनिज हैं, जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर, इसको शामिल किया गया है। जैसा कि क्या होता है, खनिजों के जो गुण धर्म के अनुसार से उसकी संरचना या आधार पर उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज को भी 2 उपवर्ग हैं, जिसमें ऐसे खनिज जिसमें लोहा का अंश होता है, जैसे लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट, पैरामाइट आदि, या इसमें निकल, बोबाल्ट भी शामिल है। और दूसरा ऐसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं होता, इसमें सोना है, चांदी है, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम यह आ जाता है। और अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती, जिसमें चूना पत्थर है, अभ्रक है और जिप्सन आदि, यह इसमें अधात्विक में शामिल किया गया है। खनिजों का वितरण। तो भारत में प्रमुख रूप से खनिज संसाधन निम्न है, जिसमें लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम और यूरेनियम इत्यादि को शामिल किया गया था। जिसमें पहला आ जाता है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो कच्चा है वह लोहा तथा इसमें कई प्रकार के इस्पात भी तैयार किए जाते हैं। आधुनिक विकास का आधार भी लोहा है, क्योंकि आप खुद भी अनुमान लगा सकते थे कि जो आधुनिक जीवन में कृषि, औद्योगिक उत्पादन या निर्माण या फिर यातायात में लोहा इस्पात कहाँ कहाँ या कितनी मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देखे भी होंगे कि लोहा की अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें कच्चे माल में लोहा उत्पादन या अन्य धातुओं का भी उत्पादन अधिक होता है, जिसमें मजबूती, कड़ेपन को क्या करते हैं, शामिल किया जाता है। लौह अयस्क का शुद्ध रूप से भी नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो चट्टान के लोहे के अतिरिक्त अन्य खनिज भी मिलते हैं, जिसमें गंधक, फास्फोरस, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, सिलिका, टिटेनियम आदि शामिल है। इन्हें लौह अयस्क भी कहते हैं। यानी जो रासायनिक प्रक्रिया है वह लोहे में इसमें लोहे को इनसे अलग किया जाता है। मैग्नीज का प्रमुख उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, जहां उन्हें लोहे के साथ मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है और इस्पात में 12 से 14% मैग्नीज होता है। यह लगभग सारे मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में ही किया जाता है। अगला है क्रोमाइट अयस्क। जैसा कि क्रोमाइट एकमात्र अयस्क जो क्रोमाइट है, मैग्नीज की तरह भी यह क्रोमाइट का उपयोग लोहा इस्पात के मिश्रण के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग है उच्च तापमान सहने वाला इस्पात बनता है। तो इस्पात का क्रोमियम जो है थोड़ी मात्रा में लगभग वह 3% मिलाने या जैसे रेती, आरी, कुल्हाड़ी और हथौड़े आदि बनाने के लिए इनका कठोर इस्पात का उपयोग किया जाता है। अगला है टंगस्टन। जैसे आधुनिक धात्विक जो है उद्योग में मिश्रित इस्पात बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग या विशेष रूप से इनका महत्व है, क्योंकि इसके उपयोग से मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्के सहने की क्षमता को क्या करती है, बढ़ती है। और टंगस्टन में
मिश्रित जो स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी की काटने वाले उपकरण और पत्थर के छिद्रक उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। रंगन में कोबाल्ट या क्रोमियम मिश्रित स्टेनाइट का उपयोग करना, इसका मतलब है जो कवच जो है पट्टम या बंदूकें कवच अर्धवर्धक आदि बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण में भी ले सकते हैं, बल्ब या ट्यूब के फिलामेंट में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है तांबा। जैसे तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। तांबे के साथ टिन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है और तांबे का मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है, जिसका उपकरण सिक्के आदि बनाने के लिए किया जाता है। और जैसे 19वीं सदी में क्या होता था, विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का महत्व भी बढ़ गया, क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचारू है और रासायनिक क्षरण का अवरोध भी करते हैं। साथ ही साथ इसी के कारण आधे से अधिक तांबे का उपयोग विद्युत उपयोग के लिए किया जाता है। तांबे मिश्रित धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। अगला है कोयला। ऊर्जा के स्रोत का प्रमुख संसाधन कोयला, जो प्रारंभ में कोयले का उपयोग तो ईंधन के रूप में किया जाता था, लेकिन कोयला है 18वीं सदी की जो औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना, तो इसका औद्योगिक उपयोग जो है कई परिवर्तन से जुड़ा था। 18वीं सदी में ही इनका उपयोग लौह अयस्क को गलाने या लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता था। साथ ही साथ भाप संचालित इंजन है, जिसका उपयोग वह रेलगाड़ी खींचने या जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। कोयले के बिना संभव तो नहीं हो पाता था, लेकिन वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। अगला पॉइंट है जो उद्योगों की स्थापना एवं उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक शामिल हैं। जैसा कि आधुनिक उद्योग का एक विशेष विशेषता जिसमें अत्यंत व अस्थिर या सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर अब देखे जा सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण की शुरुआत या जहां सैकड़ों कारखाने लगे थे, वहां लाखों मजदूर बसे थे और आज वे स्थायी रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि उद्योगों वहां से पलायन कर जाने के कारण 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर आदि जो विशाल कपड़ा मिल थी, वह 1980 के दशक में सब मिलें बंद हो गई। लेकिन बिल्कुल नए इलाकों में यह छोटे छोटे पावर लूम संयंत्र स्थापित तो हुए, जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे थे। इसका अर्थ यह है जैसे अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी उद्योगों लगे हुए हैं, वहाँ सारे उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए। लेकिन आजकल उद्योग है कई छोटी इकाइयों में बढ़ गए हैं और जो यह छोटे छोटे उद्योगों में बंटने के कारण यहाँ क्या हो गए हैं, अत्यधिक उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। उत्पादन की जो तकनीकी हैं, जिसमें कच्चे माल के स्रोत, बाजार, यातायात के साधन, राज्य के औद्योगिक कर नीति और सबसे महत्वपूर्ण है कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों की उपलब्धता। जैसा कि 18वीं और 19वीं सदी में जो यातायात साधन कम विकसित थे, लेकिन वर्तमान या अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल का उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा इस्पात बनता था। लेकिन इस कारण खदानों के पास लोहा गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े। पर साथ ही साथ यह हो गया कि इन खदानों की उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना भी बंद हो जाने के कारण वह दूर दराज के क्षेत्रों से मंगवाना पड़ रहा था, जिसमें यातायात और कच्चा माल पहुंचाने में सस्ते साधन तो बने, लेकिन उद्योग में ऐसी जगह भी लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले, जहां कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन उद्योगपति ने
पाया कि पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को संगठित होकर और अपने वेतन या अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था, जिससे मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों के मजदूरों के हित के लिए कई कानून भी बने थे। जैसे किसी मजदूर को बिना किसी मुआवजा के काम से नहीं निकाला जा सकता, या मजदूरों के काम के घंटे या न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। लेकिन अब उद्योगपति उपनिवेश या अन्य देशों की तुलना में क्या करते हैं, उद्योग जो लगाते हैं या लगाने लगे, तब वह गरीबों के कारण क्या करते हैं, कम मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे मजदूरों के हित में भी कानून नहीं बनाए जाते, इससे हमें उन्हें संगठित नहीं हो पाते। इसलिए संभव है कि आज जो यातायात या संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है।